नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब तुम लोग सीटेट 6 to 8 यानी कि पेपर 2 के लिए सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस या सोशल स्टडी जिसको हम सामाजिक अध्ययन भी कहते हैं, उसको हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अध्ययन कर रहे थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो टॉपिक्स थे हमारे, जैसे कि छोटे छोटे गाँव के बारे में, फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत महाजनपद के बारे में डिस्कस किया। आज हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और अगले टॉपिक जो है उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि जो महाजनपद थे, जैसे छोटे छोटे जनों से अश्वमेध यज्ञ करने के बाद उन महाजनपदों का निर्माण हुआ था, जिसमें मैंने आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे, पहला मगध और दूसरा वज्जी। तो आज हम चर्चा करेंगे मगध के विषय में। देखिए, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है राज्य से साम्राज्य, ठीक है, राज्य से साम्राज्य। अब देखिए ये बात क्या है राज्य से साम्राज्य का, इसको हम समझते हैं। यानी कि जब छोटे छोटे जनपद मिल करके महाजनपद बनते हैं, तो वो महाजनपद कैसे थे, वहां का शासन कैसा था, उस शासन या अपनी सत्ता को जमाए रखने के लिए वहां के जो सम्राट थे उन्होंने क्या किया, उन चीजों का अध्ययन आज हम यहाँ पे करेंगे। देखिए, हम बात करते हैं मगध की। क्योंकि ये मगध जो साम्राज्य था, अगर आप वर्तमान में ले तो ये बिहार का पूरा इलाका आता है, ठीक है। मगध साम्राज्य की बात करें तो इस पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अजात शत्रु और बिंबिसार जैसे शासक थे। यहाँ पर एक वंश चल रहा था, नंद वंश, ठीक है। कौन सा वंश चल रहा था? नंद वंश। देखिए, नंद वंश में बहुत सारे राजा हुए, बहुत सारे सम्राट हुए। चलते चलते ये घटना चलती आ रही थी। लास्ट में एक जो शासक आया, इसका अंतिम शासक, वो कौन था? घनानंद, ठीक है, घनानंद। बात को ध्यान रखे रहिएगा आप। जब सिकंदर आया था उस समय यही लोग शासन कर रहे थे। इनकी सेना इतनी विशाल थी जिससे देखकर या जिससे भय होकर के सिकंदर की सेना ने नदी पार करने से इनकार कर दिया और वो वापस चली गई, क्योंकि सेना थक चुकी थी। उसको लग रहा था अगर युद्ध होगा तो हम कभी वापस लौट नहीं पाएंगे। इतना इतना बड़ा साम्राज्य था कौन सा? नंद वंश का। वहां का जो शासक था घनानंद, ये अपनी सत्ता में एकदम चूर था, हमेशा शराब पिए नशे में रहे। एक बार हुआ क्या कि इसके यहाँ उस समय के सबसे बड़े विद्वान थे चाणक्य, ठीक है। उस समय के सबसे बहुत बड़े विद्वान थे चाणक्य। इनका एक और नाम आता है आपको, कौटिल्य। ये इसके दरबार में जाते हैं और समझाते हैं कि देखो सिकंदर वापस चला गया है, वो आएगा जरूर, इसलिए अपनी सेना को तैयार रखो अच्छे से। आप जो नशे में डूबे रहते हो मत डूबे रहो। तो ये बात घनानंद को पसंद नहीं आई। कहा बुढ़ा होके हमको समझाने आया है, मार भगाओ इसको, ठीक है। तो सेना जो थी कौटिल्य को ऐसे उसकी कौटिल्य की चुटिया पकड़ के उनको बाहर फेंक दी। उस समय कौटिल्य ने प्रतिज्ञा ली कि मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा, और उन्होंने अपनी चोटी खोल दिया। उन्होंने कहा कि मैं जब तक तेरा सर्वनाश नहीं कर दूंगा अपनी चोटी नहीं बांधूंगा, ठीक है। ये प्रतिज्ञा लेके कौटिल्य चले आए। इन्होंने अपने शिक्षक जो स्टूडेंट थे या उनके जो विद्यार्थी थे उनको इन्होंने प्रशिक्षित करना प्रारंभ किया, जिसमें से इनका जो सबसे प्रिय जो शिष्य निकला वो था चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। इनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से आक्रमण किया घनानंद पे और घनानंद को हराया। इसकी बड़ी लंबी कहानी है, क्योंकि हमारे टॉपिक में शॉर्ट है, तो इतना समझिए। जब कौटिल्य ने क्या किया, कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर के घनानंद को पराजित किया, उसको हराया, गद्दी से जूता मार के बाहर किया और नंद वंश को समाप्त करके एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। किसकी? मौर्य वंश की स्थापना की। अर्थात अब हम लोग यहां से पढ़ेंगे मगध की राज्य गद्दी पे कौन आ गए? मौर्य लोग, मौर्य वंश। कौटिल्य की बात करें तो ये अर्थशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे और इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को लिखा था, ठीक है। यानी कि इकोनॉमी की जो पुस्तक है वो किसको लिखा है? किसने लिखा है? चाणक्य ने। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ओके। अब क्या हुआ, जब चंद्रगुप्त मौर्य इस समय, अब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन जब चलने लगा, ठीक है,
एक बात ध्यान रखिएगा, घनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य ये लगभग पैरेलल थे, ठीक है, साथ साथ में। क्योंकि कहीं कहीं आप पढ़ेंगे कि जब सिकंदर आया था तो चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ाई हुई थी, ऐसा नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ाई नहीं हुई थी, ठीक है। अब चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य मिलकर भारत का शासन चलाने लगे। लेकिन क्या हुआ, देखिए, चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब ये साम्राज्य जीता तो साम्राज्य बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा मतलब पूरा भारतवर्ष था। अब क्या हुआ कि इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए सेना की आवश्यकता पड़ती थी, बहुत लंबी सेना। इसलिए नए नए इन्होंने कर लगाए, ठीक है, टैक्स। नए नए इन्होंने क्या किए, कर लगाए। क्योंकि ये टैक्स लगा लगा के, जैसे टैक्स लगा दिए तो इनको ये लगा कैसे टैक्स लगा रहेगा तो हमारी वसूली होती रहेगी और हम क्या करेंगे, जो पैसा आएगा उससे हम अपनी सेना को चलाएंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन इसी दौरान 305 ईसा पूर्व को, ये बात ध्यान रखिएगा, 305 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व में जो सिकंदर वापस चला गया था उसका सेनापति बोला महाराज अब हम जाएंगे, हम। इसका सेनापति, सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर, सेलुकस निकेटर, देखिए सेलुकस निकेटर अपनी सेना लेके वापस आता है, ठीक है। सेलुकस निकेटर अपनी सेना लेके वापस आता है लड़ाई करने, किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। किससे लड़ाई करने आता है, चंद्रगुप्त मौर्य से। और इस बार उसकी सेना नदी पार कर जाती है और चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर के बीच भयंकर युद्ध होता है, जिसमें फिर इनके गुरु थे चाणक्य, उनकी नीतियों से और चंद्रगुप्त के वीरता से या कह लीजिए कि इनके बल पराक्रम से क्या हुआ, जब सेलुकस निकेटर कौन था, सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच 305 ईसा पूर्व में भयंकर युद्ध होता है, ठीक है। अब जब ये युद्ध होता है तब इसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हो जाता है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है और उसे तलवार लेकर कहता है बोल तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तब तक देखता है कि सेलुकस निकेटर की बिटिया पीछे से एकदम मस्त स्माइल दे रही थी। ये कहता है अरे यार अब क्या करें, तो चंद्रगुप्त मौर्य का दिल पिघल जाता है। वो कहता ठीक 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 जा जाए, अरे आप मेरे ससुर जी हैं पालागी, ठीक है। अब ये कह करके उनके पैर छू देता है। कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों के बीच संबंध बन जाता है, ठीक है, पैर नहीं छूते हैं समझाने के लिए। तो दोनों के बीच यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर के बीच संबंध हो जाता है। सेलुकस निकेटर की बेटी जो कि बहुत ही रूपवती थी, उसका नाम था हेलेना कार्लेनिया, हेलेना कार्नेलिया। इससे चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हो जाती है, ठीक है। या आप कह सकते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह इससे हो जाता है। क्लियर। अब दोनों की भी संधि हो जाती है और यहां से सेलुकस निकेटर वापस चला जाता है, ठीक है, वापस चला गया। लेकिन जब वापस गया तो टेंशन में जा रहा था, सोचा अरे यार हम तो युद्ध में हार गए हैं, पता नहीं हमारी बिटिया को ले जाए नौकरानी बना दे कि चल तेरा बाप हार गया है नौकरानी बना दे, तो हम क्या करें। तो ये कहता है हे इधर आ जरा, अपने सेना में से कोई इधर, तो बहुत बुद्धिमान अपने आप को समझता है ना, जा जा वहां पे जा, वहां की सारी सूचनाएं हमको भेजना। तो सेलुकस निकेटर अपने दूत को, जिसको अगर कोई राजा का दूत है तो उसको हम बोलते हैं राजदूत, अपने राजदूत मेगास्थनीज को ये भेजता है। कहां भेजता है, चंद्रगुप्त के दरबार में। बोलता है वहां पे जो भी होगा हमको बताना तुम, ठीक है। तो मेगास्थनीज जब दरबार में आता है तो ये फोटो कॉपी भेजता है, किसका, एक किताब ये लिखता है, ये एक किताब लिखता है और किताब की फोटो कॉपी भेजता है किसके पास भेजता है, सेलुकस निकेटर के पास। कहता है महाराज सब कुछ एकदम फिट चल रहा है, एकदम चकाचक। कहें क्या चकाचक चल रहा है, कह देखिए यहां का जो राजा है वो नजराना वसूलता है। नजराना समझिएगा, देखिएगा नजराना क्या है, ये भी एक टाइप का टैक्स है। नजराना मतलब जब राजा प्रजा के सामने जाता था तो जो प्रजा उसको उपहार देती थी उसको कहते थे नजराना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आया तो लोग उपहार देते हैं ना, कोई उपहार देता है, कोई चंदा देता है, कोई पैसा देता है,
तो उसको बोलते हैं नजराना। इस नजराने में जो हमारे राजा जी हैं वो चलते हैं, उनके सर के चारों तरफ प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग लिए हुए पैरट तोता उनके चारों तरफ सर कैसे घूमते रहते हैं। साथ ही साथ राजा जो होते हैं वो जब महल में होते हैं तो महिलाओं के बीच रहते हैं, महिलाओं के हाथ हमेशा छुरी रहती है ताकि कोई अगर वहां घुसे तो उसको रेल दे। उसके साथ साथ राजा खाना खाने से पहले उसके खाने को नौकर चखते हैं ताकि अगर कुछ जहर वगैरह मिला रहे तो वो दूर हो जाए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसने दी? मेगास्थनीज ने। उसकी किताब जो थी उस किताब का नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका, यानी कि इंडिया के बारे में ये जानकारी दी मेगास्थनीज ने। किसको? मेगास्थनीज ये जानकारी दी किसको? सेल्यूकस निकेटर को। अब निकेटर ने कहा अच्छा ये तो ठीक है, पहले बता मेरी बिटिया को रखा कहाँ है? उसने कहा टेंशन ना लीजिए, आपकी बिटिया कहाँ है? पाटिलपुत्र के महल में। देखिए पाटिलपुत्र जो महल था यानी कि वर्तमान का पटना, पाटिलपुत्र का जो दुर्ग था, जो महल था, उसमें 570 बुर्ज, बुर्ज मतलब होता है चार दीवारी, और 64 दीवार थे। ठीक है, यानी कि 64 द्वार। सोचिए इतना बड़ा महल था कि 64 द्वार और 570 बुर्ज, मतलब जो खंभे होते हैं पिलर, इतने थे। ठीक है, इस उसने बताया कि इस महल में आपकी बिटिया रहती है। अर्थात आप मोटा मोटा कहें तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के शासन काल में या चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज ने पूरी जानकारी उसकी कि उसकी शासन व्यवस्था कैसी थी, टैक्स कैसा था, सेनाएं कैसी थी, युद्ध नीति क्या थी, और साथ ही साथ वो महल में कैसे रहता था, पूरी जानकारी उसने इंडिका नामक पुस्तक में लिखी है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि मौर्य वंश के शासन व्यवस्था की जानकारी हमें इंडिका नामक पुस्तक से मिलती है, जिसको किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज था कौन? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहां से या आप कह सकते हो यहां तक की जानकारी हमें किसकी मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य की। और चंद्रगुप्त मौर्य था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य था पहला मौर्य वंश का शासक। ठीक है, बाद में इसने जैन धर्म को अपना लिया और श्रवण बेलगोला में ये भूखा रह करके वहां इसने अपने शरीर को त्याग दिया। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि उपवास रह के ये मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके पश्चात इसका जो लड़का है वो आता है बिंदुसार। देखिए जो हमने कल बताया था वो था बिंबिसार, ये था बिंदुसार। ठीक है, ये भी अपने पिता का जो साम्राज्य था इसको ये बनाते चलता है और बढ़ाते चलता है। बिंदुसार के बाद में आता है अशोक महान। अब देखिए इसके नाम के आगे अशोक महान क्यों लगा, या इसका नाम एक और है सम्राट अशोक। ठीक है, चलिए हम पूरा कर देते हैं। सम्राट अशोक महान। सम्राट अशोक या अशोक महान का जो राज तिलक होता है वो 269 ईसा पूर्व में होता है। ठीक है, राज तिलक या आप कह सकते हो राज्याभिषेक। इसके पीछे भी छोटी सी कहानी है। देखिए कैसे, जब बिंदुसार गद्दी बैठा था उस समय जम्मू कश्मीर में हो गया विद्रोह। क्या हो गया? विद्रोह। वहां के लोग मार काट कर लिए, नहीं हम नहीं रहेंगे, हम मौर्य साम्राज्य में नहीं रहेंगे। तो बिंदुसार ने कहा अच्छा भेजो। उसने अपने दो सेनापतियों को भेजा, जाओ पता करके आओ। सेनापति आए ही नहीं। बिंदुसार को सोचा अरे यार मेरे सेनापति कहाँ गए, कहीं वो लोग भी तो नहीं मिल गए, चलो भेजते हैं। फिर दूसरी सेना भेजा, वो लोग भी नहीं आए। तो वहां से फिर उसने कहा ये हो क्या रहा है। तो उसने पता लगाया तो समझ में आया कि वो सब के सब मारे गए, यानी कि वहां की भड़की हुई जनता ने या भड़के हुए लोगों ने, जो विद्रोही थे, उन्होंने उनको मार डाला। तब बड़ी टेंशन हुई, इसके दिन सोच रहा था। तो आया अशोक, बोला पिताजी क्या बात है, क्या सोच रहे हैं? कहें बड़ी दिक्कत हो गई, हमारा साम्राज्य हिल चुका है, वहां के लोग विद्रोह कर दिए हैं, जो कोई जाता है मार डालते हैं, किसको भेजें? तो अशोक बोला हमको भेजिए ना, हम जा रहे हैं। कहे नहीं नहीं तुम मेरा बेटा अकेले हो, नहीं नहीं तुम नहीं जाओगे, तुमको मार दिए तो क्या होगा, हमारा साम्राज्य कौन देखेगा? कहें पिताजी घबराइए नहीं, हम लड़ाई करने थोड़ी जाएंगे, हम समझाने जाएंगे। अच्छा ठीक है, चले गए। तो कहे ठीक है जाओ जाओ जाओ, लेकिन लड़ना मत। तो जब सम्राट अशोक वहां गया, वहां जाने के बाद में उसकी भी सूचना नहीं आई। अब बिंदुसार टेंशन में। बिंदुसार ने फोन किया, अरे बेटा कहाँ हो? अशोक ने कहा अरे पिताजी हैं एकदम यहाँ फर्स्ट क्लास है, एकदम टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कहे हमारे इतने बड़े बड़े सेनापति गए, वो मारे गए, तुमने कैसे शांत करा लिया? कहे एकदम टेंशन फ्री है, आप आ जाइए देख लीजिए।
बाद में जब इसने पता लगाया, इसको पता चला कि अशोक वहां गया, जितने विद्रोही थे, जितने भी जो सत्ता के विपक्ष में खड़े थे या आंदोलन कर रहे थे, इसने सबको मार डाला। यानी कि सबको मौत के घाट उतार दिया, एक को भी नहीं छोड़ा। इसलिए वहां की जनता उससे भय, मतलब आप कह सकते हो डर गई, और वहीं पे अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। और फिर वो वापस जब आया तो बिंदुसार को लगा कि हाँ अब तुम राजा बन सकते हो। तो बिंदुसार ने 269 ईसा पूर्व में अशोक का क्या कर दिया, राज्य तिलक कर दिया। अब जब अशोक राजा बन गया, चूंकि इसके पिताजी ने बहुत बनाया था, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, आपका पूरा उत्तर भारत लेके पूरा ये सब इसी का था। अब जब इसके पास ये पूरा है, पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक इलाका इसका पूरा है, तो ये क्या करे। अब इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसने कहा कि मैं कैसे महान बनूंगा। एक दिन ये घूम रहा था, घूमते घूमते पहुंचा कहां, उड़ीसा। इसने देखा, कहा ओ बड़ा अच्छा इलाका है, वहां बड़े बड़े हाथी उसने देखे। उसने कहा ये हमको चाहिए। तो वहां के राजा ने कहा है नहीं देंगे, ये हमारी धरोहर है। ये कहा नहीं दोगे तो फिर समझ लेना। कहा हाँ समझ लेंगे, जा देख लेंगे। अब अशोक वापस आया, इसने कहा ये कलिंगवा बहुत उड़ रहा है। कलिंग मतलब वर्तमान उड़ीसा। इसने कहा कि ये कलिंग बहुत उड़ रहा है, जरा कलिंग को देखो तो। इसके बाद में होता क्या है, कलिंग और मगध के बीच युद्ध होता है। कलिंग और मगध के बीच युद्ध होता है। मगध मतलब सम्राट अशोक, ठीक है, सम्राट अशोक। कलिंग और आपका जो मगध का जो शासक था अशोक, इसके बीच भयंकर युद्ध होता है। और इस युद्ध में लाखों लोग मारे जाते हैं। कितने, लाखों लोग मारे जाते हैं। क्योंकि अशोक तो था पहले से ही खतरनाक, उसने कहा पूरे कलिंग को साफ कर दो। अब इसकी सेना ने बच्चे, बूढ़े, गाय, भैंस, जानवर, कुत्ता, बिल्ली सबको मार डाला। एक तरफ से एक तरफ सबको मार डाला, लाखों लोग मारे गए। जब ये युद्ध भूमि में आया, कौन, अशोक, इसने देखा कहीं रो रहा है कोई, किसी का पैर कटा है, किसी का सर कटा है, किसी की नाक कटी है, किसी का हाथ कटा है, सब ऐसे रो बिलख रहे हैं। कोई खाने को नहीं है, किसी को कौवा नोचे खा रहा है, किसी की आंखें निकाल के गिद्ध खा रहे हैं। ये देख करके अशोक को बहुत पछतावा। उसने कहा ये मैंने क्या कर दिया, थोड़ी सी अपनी सत्ता या अपनी ताकत दिखाने के लिए मैंने इतना बड़ा नरसंहार कर दिया। इसका मूड एकदम ऑफ हो गया। और इसने लिखा, बाद में इसने कहा ये चीज नहीं होनी चाहिए। और बाद में इसने एक लेख लिखवाया, या आप कह सकते हो कि पत्थरों पर इसने गोद गुदवाया, जिसको हम कहते हैं शिला लेख। तब इसने क्या किया, लोगों को संदेश देना प्रारंभ किया और इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसने कहा आज से मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसने हथियार को त्याग दिया। और 13वें शिलालेख में इसने इस बात का जिक्र किया है कि जब मुझे सत्ता मिली, सत्ता मिलने के 8वें साल में मैंने कलिंग पे लड़ाई की, लेकिन वहां के नरसंहार को देख करके मैंने हथियार को त्याग दिया। और यही बात सत्य है, बाद में इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। जब इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया तो बौद्ध धर्म के अपनाने के बाद में इसने धम्म की स्थापना की। ठीक है, धम्म, धम्म मतलब होता है एक तरह से आप कह सकते हो कि धर्म। ठीक है, इसने क्या किया, शांति को एकदम अपना लिया। इसने कहा आज से सब के सब लोग धम्म का पालन करेंगे। इसने कहा धम्म अर्थात, धम्म का मतलब ये नहीं है कि आप बुद्ध जी की प्रतिमा की पूजा कीजिए, तपस्या कीजिए, सालों साल आप तपस्या करते रहिए, मर मरा जाइए, ऐसा नहीं है। हम लोग लोगों की सेवा करेंगे। ठीक है, यानी कि जो जरूरतमंद लोग हैं, जो गरीब हैं, या जो कह लीजिए आप परेशान हैं, उनकी सेवा की जाएगी और इस धर्म को प्रचार प्रसार किया जाए। लेकिन जब ये धर्म का प्रचार प्रसार किया जाने लगा तो बड़ी रुकावटें आई। जैसे कुछ अन्य लोग थे जो धर्म को मानते थे, वो बलि चढ़ाते थे जानवरों का, या कुछ और लोग थे जो दास प्रथा को अपना धर्म मानते थे। तो अशोक ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। उसने कहा ऐसा करो, उसने हर जगह पे, हर इलाके में अधिकारी नियुक्त किए। उन अधिकारियों को कहा गया था अमात्य। ठीक है, अमात्य, देखिए अमात्य, उनको क्या कहा जाता था, अमात्य। अमात्य मतलब वे लोग जो धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, और इन लोगों ने घूम घूम के धर्म का एकदम जबरदस्त प्रचार किया। ठीक है, यानी कि हर जगह जा जाके, हर जगह जा जाके, ठीक है, अच्छा सॉरी, अमात्य ने, अमात्य में मंत्री होता है, सॉरी,
महामात्य, ठीक है, महामात्य। महामात्य ऐसे अधिकारी, ऐसे व्यक्ति जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे अशोक के कहने पर। अब ये लोग जगह जगह जाने लगे, जैसे ये लोग सीरिया गए, सीरिया के बाद ये लोग ग्रीस गए, ठीक है, ग्रीस के बाद ये लोग मिस्र गए, मिस्र, यहां पे जाके इन लोगों ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। साथ ही साथ अशोक ने अपने लड़के महेंद्र को और बेटी संघमित्रा, ये ध्यान रखिएगा, बेटी संघमित्रा को कहां भेजा? श्रीलंका। इन दोनों को इसमें श्रीलंका भेजा और कहा कि जाकर के धर्म का प्रचार प्रसार करो श्रीलंका में, और बता देना कि अशोक कौन है, अगर नहीं मानोगे तो फिर समझे रहना। यानी कि अशोक ने बौद्ध धर्म का खूब बखूबी प्रचार प्रसार किया, और जब उसमें यह धर्म परिवर्तन आ गया तब लोगों को लगा कि हाँ, अब हमारा राजा वो नहीं है जो खून का प्यासा था, अब हमारा राजा वो है जो शांति प्रिय है, या आप कह सकते हो जो न्याय प्रिय है, जो प्रजा पालक है। इसलिए तब अशोक को महान अशोक या सम्राट अशोक की उपाधि मिलती है, ठीक है। तो आप कभी भी महान आप किसी को मार पीट के नहीं होंगे। कोई कहता है क्या कि महान हिटलर? कोई नहीं कहता। क्यों? क्योंकि हिटलर ने इतने लोगों को मारा था, इतने लोगों को मारा था, हालांकि शक्तिशाली तो वो भी था, लेकिन वो महान नहीं है। अशोक ने भी लोगों को मारा, उसकी गलती थी, उसने गलती स्वीकार की, और उसके बाद जितने लोगों को मारा था उसके कई गुना लोगों का उसने भला किया, जिसके कारण उसके पाप धुले और वो महान हो गया, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो अशोक एक पहला सम्राट था, या पहला सम्राट था जिसने शिलालेख गुदवाए, जिसने लिखवाया, यानी कि अपने संदेशों को पत्थर पे लिखवा के गया, और उसी के आज जैसे उसी के जो चिन्ह है आज हमारे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में देखे जाते हैं। जैसे सारनाथ स्थित जो अशोक चिन्ह है या अशोक स्तंभ है, वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया जाता है, ठीक है। जो सिक्के पे बना हुआ है वो अशोक का ही वहां का जो लिया गया है, ठीक है। रामपुरवा में बिहार के रामपुरवा में एक बैल है, ठीक है, बैल का चिन्ह जो है वो यहीं से लिया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसने जितने भी लेख लिखवाए हैं इसके सारे लेख ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में इसके लेख देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में लेख देखने को मिलते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अशोक ने युद्ध किया, युद्ध के बाद क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो सब चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगर मोटा मोटा देखें तो जैसे 305 ईस्वी में और 269 ईस्वी में अशोक था, यानी कि अगर मोटा मोटा हम देखें तो 200 ईसा पूर्व में कौन था? अशोक था। इसके बाद में अगर 200 साल उधर जोड़ ले, और हम लोग चल रहे हैं 2024 में, ठीक है, तो 2024 और 200 साल यानी कि 2600 साल, ठीक है, 2600 साल। तो बुक की देखेंगे तो बुक में लिखा है लगभग 2200 साल पहले, क्योंकि बुक थोड़ी सी पहले छपी है, तो लगभग 2000 मोटा मोटा समझ लीजिए 2200 या 2300-2400 साल पहले, 2300-2400 साल पहले हमारे भारत देश पे इसके समय में कई साम्राज्य थे, छोटे बड़े, लेकिन सबसे बड़ा यही था, ठीक है। अब जब इनका पतन होता है, यानी कि मौर्य साम्राज्य का जब पतन होता है, तो मौर्य साम्राज्य के बाद पे इस पे कई राजवंश आते हैं, जैसे उनकी हम थोड़ी चर्चा कर देते हैं। देखिए, उन राजवंशों की भी अहमियत कम नहीं थी, लेकिन हमारे सिलेबस में वो सब नहीं है, तो उनको हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। यही हम आपको समझाते हैं, क्योंकि देखिए, अगर आप बगैर सिलेबस पढ़ेंगे या बगैर पॉइंट टू पॉइंट नहीं पढ़ेंगे तो आप दुनिया भर का पढ़ लेंगे, और आएगा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं। तो क्या मतलब है? हम सिर्फ वहीं तक पढ़ेंगे जहां तक हमको जरूरत है, ठीक है। देखिए, तो अगर आप बात करें मौर्य वंश की बात करें, तो मौर्य वंश के बाद आए इसमें यवन लोग, ठीक है। देखिए, मौर्य वंश के पश्चात आए यवन लोग, ठीक है, यवन शासक ये थोड़े समय तक ही थे। यवन के बाद आपके आते हैं शक सम्राट, ठीक है, शक शासक। शक के बाद आपके आते हैं कुषाण, ठीक है। कौन से आते हैं? कुषाण शासक। देखिए, समझिएगा, कुषाण शासक, ठीक है। और कुषाण में जो सबसे महान शासक था वो था कनिष्क। कौन था? कनिष्क। देखिए, कनिष्क बहुत महान शासक था, ठीक है। मतलब जैसे अशोक, इसको दूसरा अशोक कहा जाता है, जैसे सम्राट अशोक थे, बिल्कुल ऐसे ही कौन था? कनिष्क था।
कनिष्क का जो ये जो जाना जाता है ये सिल्क के लिए, ठीक है। जैसे उस समय जो सिल्क का व्यापार होता था, सिल्क या रेशम, उस पे इसने पूरी तरह से कब्जा करके रखा हुआ था, ठीक है। सिल्क व्यापार के लिए जाता है। हालांकि और भी बहुत सारी कहानियां हैं कनिष्क के विषय में, तो हमें डिस्कस नहीं करना है, या फिर जब युद्ध वो आएगा अगले चैप्टर में हम देखेंगे, ठीक है। कुषाण के बाद हम बात करें तो यहाँ पे शुंग वंश, शुंग वंश की स्थापना होती है, या शुंग वंश देखने को मिलता है, जिसका जो स्थापक था वो पुष्यमित्र शुंग था, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, जिस समय यानी कि लगभग 2200 साल पहले से लेकर के लगभग 1500 साल पहले तक जिस समय ये शासक चल रहे थे, जिस समय ये शासक चल रहे थे, और ये किधर थे, ये भारत के उत्तर पश्चिम में थे, ठीक है। उत्तर पश्चिम मतलब ऊपर वाला हिस्सा, यानी कि जिधर हम लोग का यूपी बिहार है, इधर थे ये लोग, उत्तर पश्चिम में ये लोग थे। सेम एट दैट टाइम, पश्चिम की हम बात करें, पश्चिम की हम बात करें, सेम टाइम पे पश्चिम में यानी कि इधर वाले इलाके, ठीक है। पश्चिम की हम बात करें तो जैसे जो शक है, पश्चिम की अगर हम बात करें तो सातवाहन, देखिए पश्चिम में ये राजवंश था सातवाहन, सातवाहन के बाद आपका आता है वाकाटक, ठीक है। सातवाहन में जो महत्वपूर्ण शासक एक जबरदस्त था वो था गौतम पुत्र सातकर्णी, ठीक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये बहुत ही जबरदस्त शासक था, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सातवाहन की बात करें तो इन्होंने शीशे का सिक्का चलाया था, ठीक है। किसका सिक्का? शीशे का, शीशे का सिक्का इन्होंने चलाया था। अब हम क्यों बता रहे हैं, बात को समझिएगा। जिस समय उत्तर पश्चिम में ये थे, पश्चिम में ये थे, देखिए पश्चिम दोनों जगह आया है, पश्चिम यहां भी आया, यहां भी, इसलिए शक सम्राटों में और सातवाहन सम्राटों में बराबर लड़ाई होती रहती थी, ठीक है। शक सम्राट में और सातवाहन सम्राटों में बराबर पटकी पटका उठापटक होता रहता था, क्योंकि दोनों के दोनों साम्राज्य एक जैसे ही थे और दोनों के दोनों एक ही जगह पे थे, इसलिए ये लोग आपस में हमेशा लड़ते रहते थे, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगर वही हम बात करें सेम टाइम पीरियड पे, अगर हम दक्षिण में बात करें, दक्षिण भारत में, देखिए इस चीज को ध्यान समझिएगा, कंफ्यूज आप हो जाएंगे, क्योंकि जब ये पढ़ेंगे ना, ये पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन राजा कब था, कहां था, क्योंकि सेम टाइम पे थे। जैसे मैंने आपको बताया ना, जिस भारत का जो निचला हिस्सा था वो दक्षिण का था, बीच वाला मध्य भारत था, उसी में पश्चिम उत्तर डिवाइड था, तो पश्चिम और उत्तर में मौर्य लोग थे, यानी कि ये वाले, और उसी समय पश्चिम के थोड़े बहुत इलाके में ये लोग थे, तो इन लोगों का पटका पटकी होता रहता था। नीचे का जो दक्षिण इलाका है, यानी कि जो हमारी नर्मदा नदी है उसके जो नीचे का इलाका है, उधर के थे दक्षिण राजवंश। अब ये दक्षिण राजवंश बिल्कुल एक एरिया में थी, ठीक, एकदम अलग, क्योंकि नर्मदा नदी के नीचे थे तो एकदम अलग थे। इनमें कौन कौन है देखिए, इनमें थे चेर सम्राट, चोल सम्राट, चेर, चोल और पांड्य साम्राज्य, पांड्य साम्राज्य, ठीक है। चेर, चोल और पांड्य साम्राज्य ये लगभग 2200 से लेके 1800 साल पहले कहां थे, दक्षिण वाले इलाकों में। इसके बाद जब कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है, यानी कि 1500 साल पहले के आसपास, तब इस पे आते हैं आपके चालुक्य, और चालुक्य और एक और राजवंश था हमारा, उसको देखिए पल्लव, पल्लव और चालुक्य, पल्लव और चालुक्य, ये राजवंश तब यहाँ पे स्थापित होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। पल्लव और चालुक्य वंश से आते हैं। इनमें भी बहुत बड़े बड़े राजा हुए थे जिन्होंने इन लोगों को भी हराया था किसी न किसी को, ठीक है। इसको आज इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो ये देखिए, ये छोटी सी चर्चा होती है जो राज्य थे, राज्य से साम्राज्य कैसे बने, या जो महत्वपूर्ण सम्राट थे उस समय के, उनकी विषय में थोड़ी चर्चा हो जाती है, ठीक है। क्योंकि हमारे चैप्टर में इतना ही दिया है तो हम इतना ही कवर करेंगे। इसके बाद में थोड़ी बहुत चर्चा दी है कि इन राज्यों में या इन जो साम्राज्य थे इनमें गांव कैसे थे, ठीक है। बात करें गांव की, देखिए गांव की हम बात करें, गांव की अगर हम बात करें तो तमिल वाले जो इलाके थे या तमिल में जो गांव थे, ठीक है, तमिल में जो गांव थे उनमें जैसे मान लीजिए कोई गांव वाला है जिसके पास बहुत सारी जमीन है, या ऐसा कह लीजिए कि सबसे ज्यादा गांव में जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन थी उसको कहा जाता था भूस्वामी, या उसको कहते थे ग्राम भोजक, ठीक है। क्या कहते थे? ग्राम भोजक।
सबसे ज्यादा जमीन, ठीक है, ऐसे समझ लीजिएगा, बड़ा जमीन या भूमि, सबसे ज्यादा जिसके पास जमीन थी उसको कहते थे ग्राम भोजक। क्या कहते थे? ग्राम भोजक। और अन्य जो भूमिपति थे, यानी कि और जो छोटे मोटे जमींदार थे, उनको कहते थे गृहपति। क्या कहते थे? गृहपति। ठीक है, गृहपति। तो जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा जमींदार है, उसको कहते थे ग्राम भोजक, बाकी जो छोटे मोटे थे उनको कहते थे गृहपति। और जब इनकी बैठक होती थी या इनकी जब सभा होती थी तो नाच गाना खूब होता था। यानी कि जो कवि सम्मेलन होता था इनके टाइम पे, जो कवि सम्मेलन होता था, उस कवि सम्मेलन को ये लोग कहते थे संगम। ठीक है, संगम कविता सम्मेलन या संगम कविताओं का सम्मेलन। और इसी संगम कविता सम्मेलन में एक नया वर्ड आता है मूवेंदर। मूवेंदर राजा या मूवेंदर राजा। देखिए, अब मूवेंदर राजा कौन थे? मूवेंदर राजा में वही थे, तीन ग्रुप था, चेर, चोल और पांड्य। चेर, चोल और पांड्य जो संयुक्त रूप से दक्षिण में थे, इनको कहा गया है मूवेंदर। कहाँ कहा गया है? गांव का जो कवि सम्मेलन होता था उनमें इनको मूवेंदर नाम से संबोधित किया गया है। मूवेंदर का शाब्दिक तात्पर्य है तीन मुखिया। और कौन कौन से तीन मुखिया की बात कही गई है वो तो आप यहां से देख ही सकते हो। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तमिल में अगर हम बात करें तो जो भूस्वामी थे उनको बेलल्ला बोला गया है। ठीक है, देखिए तमिल में जो भूस्वामी थे, भूस्वामी, उनको बेलल्ला बोला गया है, बेलल्ला। ठीक है, और उस समय जो दास थे, दास या मजदूर जो थे, मजदूर, उनको कैडसियार दास बोला गया है, कैडसियार दास। ठीक है, मतलब नाम दिया गया है, उपाधि दी गई है, ऐसे समझिए, कैडसियार दास। ठीक है, और एक बात करें तो इसमें उड़वार कहा जाता था। जैसे जो वहां के जो हलवाहे थे, हलवाहे मतलब जो खेती करते थे, जो हल चलाते थे, उनको उड़वार बोला गया है। उड़वार, हल वाहे को क्या कहा गया है? उड़वार, उड़वार। ठीक है, गांव में जो भूस्वामी है, जिनके पास जमीन है, उनको बेलल्ला बोलते थे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो मजदूर थे उनको कैडसियार बोलते थे, और जो हलवाही थे उनको हम क्या बोलते थे? उड़वार। क्या बोलते थे? उड़वार। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ एक बात ध्यान रखिए, जो दक्षिण का इलाका है, दक्षिण में मसाले बहुत ज्यादा थे। ठीक है, मसाले, दक्षिण के जो इलाके थे वहां पर मसालों का एकदम भंडार है। मसाला कह लीजिए या मिर्च, और इन मसालों और मिर्च का रोमन से व्यापार होता था। कहां से? रोमन से। रोमन में इनको काला सोना या काले सोने की उपाधि दी जाती थी। ठीक है, यानी कि मसालों का जो व्यापार होता था दक्षिण भारत में, उनको रोमन में हम क्या कहते थे? काला सोना, या रोमन में उसको क्या कहते थे? काला सोना। व्यापार करते समय ये कुछ इस प्रकार के सिक्कों का प्रयोग करते। देखिए, ऐसा सिक्का, वर्ग जैसा, आयत जैसा, गोले, ऐसे सिक्कों का उपयोग करते थे। और इन सिक्के को आहत सिक्के के नाम से जाना जाता है, या इन सिक्कों को हम आहत सिक्के कहते हैं। ठीक है, यानी कि दक्षिण राजवंश में जब साम्राज्य चल रहा था तो वहां पे जो सिक्कों का जो प्रचलन था, उनकी आकृति वर्ग, वर्ग जैसी, आयत जैसी, गोले जैसी थी, जिनको हम क्या कहते हैं? आहत सिक्का कहते हैं। और ये सिक्के चांदी और तांबा के थे। ठीक है, किसके? चांदी और तांबा के थे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अरिकामेडू में एक एरेटाइन बर्तन है। एरेटाइन बर्तन का प्रयोग कहां होता था? अरिकामेडू में, ये आप ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी चीज, जो दक्षिण के राजा थे, ये वाले, ये दक्षिण वाले, ये लोग आपस में खूब उठापटक करते थे, खूब मारपीट। क्यों? क्योंकि दक्षिण का एक सबसे इंपॉर्टेंट इलाका था कावेरी इलाका। ठीक है, कावेरी का जो डेल्टा था, या कावेरी इलाका, या कावेरी नदी का जो जमीन थी, उसके लिए ये लोग खूब पटका पटकी करते थे, क्योंकि ये सबसे उपजाऊ जमीन थी। उपजाऊ जमीन मतलब यहाँ खेती बढ़िया होती थी, इसलिए लोग खूब पटकी पटका करते थे कि हमको मिल जाए, हमको मिल जाए। ठीक,
इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा क्लास 6 एनसीईआरटी, जिसमें 10 चैप्टर हैं। आज हम लोगों ने 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब अगली वीडियो हम लोग अगले चैप्टर के विषय में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब चैनल। धन्यवाद।